बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर शाहिद। आज हम पढ़ेंगे फ़िज़िकल केमिस्ट्री का टॉपिक ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी जो है 1935 में हेनरी आयरिंग जो थे, इन्होंने फार्मूलेट की थी और इस कंट्रीब्यूशन पर उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। उन्होंने कुछ पॉइंट्स इसके डिस्कस किए थे, तो वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं ए एंड बी, देन वो मॉलिक्यूल जो आपस में कोलाइड करते हैं और कोलाइड करने के बाद जो है एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स जो है वो बना देते हैं। सेकेंड पॉइंट इसका ये है कि जो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स है, ये एक हाईली एनर्जेटिक और हाईली अनस्टेबल स्पीशी होती है, जो खुद ब खुद थोड़ी देर के बाद डिकम्पोज होके आपको प्रोडक्ट दे देती है। थर्ड पॉइंट इसका ये है कि जो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स है वो दोबारा रिवर्स आकर दोबारा रिएक्टर्स में चेंज हो सकता है। फोर्थ पॉइंट इसका ये है कि एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स जो है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है। क्या मतलब? रिएक्टेंट एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स में चेंज हो रहे होते हैं और एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हो रहा होता है और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। इसी तरीके से जो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स है वो रिवर्स तो आता ही है और साथ साथ उसके इक्वल चांसेस होते हैं कि वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। यानी एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, ये भी चांस है, और वो दोबारा रिवर्स आ जाएगा, ये भी चांस है। लेकिन जब वो जो रिवर्स आएगा वो तो रिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन एक दफ़ा ये प्रोडक्ट में चेंज हो गया तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगा, फिर ये क्या बन जाएगा? इरिवर्सिबल। इसी तरीके से जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है प्रोडक्ट्स का, वो डिपेंड करता है कि एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स जो उसकी कंसनट्रेशन क्या है। अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स ज़्यादा है, डेफिनेटली रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसी तरीके से जो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स जो है उसकी कंसनट्रेशन जितनी क्वांटिटी में वो प्रोड्यूस होती है, उतनी ही क्वांटिटी में जो है ना वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। यानी हम उसकी इंस्टेंटेनियस कंसंट्रेशन मेजरेबल नहीं है। जितना बनता है एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स या तो वापस आ जाता है या फिर वो प्रोडक्ट में चला जाता है, ठीक है, उसकी लाइफ बहुत कम होती है। इसी तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इस पर भी डिपेंड करता है कि हमारे पास एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स जो है उसकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी जो है वो कितनी है। अगर उसकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी हाई होगी तो उसको ब्रेक, उसके पुराने बॉन्ड के ब्रेक होने के चांस भी ज़्यादा होंगे और वो ज़्यादा तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी ऑफ द एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स पे, या हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज द फंक्शन ऑफ वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी ऑफ द एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। ये तो इसके पास्टुलेट्स, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं इक्वेशन वाइज और जो है ना वो डायग्राम वाइज, ठीक है जी। अब हम जरा देखते हैं कि जैसे भी मैंने आपसे कहा कि हमारे पास दो मॉलिक्यूल है ए एंड बी, ये ए एंड बी है, ठीक है, और ये आपस में कोलाइड करते तो हमारे पास जो है ये एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बन जाता है। एक्टिवेटेड जो कम्प्लेक्स है इसको भी स्टेरिक नोटेशन का नाम देते हैं, इसको भी स्टार कहते हैं, ठीक है। दोनों में से जो भी यूज़ कर लें, कोई एक यूज़ कर लिया आपने, चाहे ए बी स्टार इस तरह पढ़ लें, चाहे ए बी स्टार इस तरह पढ़ लें, ठीक है जी। तो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बन गया। ये हमने डबल एरो इसलिए शो किया है कि एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हो जाता है, जबकि एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स जो है जब प्रोडक्ट में चेंज होता है तो प्रोडक्ट में चेंज होके वो वापस नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ पर सिंगल एरो हमने शो किया हुआ है। यहाँ पर भी के स्टार दोनों तरह से मैंने शो कर दिया है कि के स्टार को यू भी शो कर सकते हैं, के स्टार को यू भी शो कर सकते हैं। आपको जो ज़रा सूट करे वो कोई एक नोटेशन जो है वो यूज़ कर लें। इसी तरीके से अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो ये इस तरफ वाई एक्सिस पर हमने एनर्जी ली है और एक्स एक्सिस पर हमने रिएक्शन कोऑर्डिनेट से मुराद ये है कि रिएक्शन किस तरह प्रोसीड कर रहा है, उसको हम डिस्कस करते हैं। ए और बी आपस में जो है ना कोलाइड हुए, कोलाइड होने के बाद एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बन गया जिसकी एनर्जी हाई है। या तो ये वापस आ जाएगा, ठीक है, या फिर ये क्या हो जाएगा? ये प्रोडक्ट में चला जाएगा, या ये इस तरफ चला जाएगा प्रोडक्ट में, या फिर ये इस तरफ वापस आ जाएगा। वापस आने वाला रिएक्शन रिवर्सिबल है, जबकि फॉरवर्ड जो है प्रोडक्ट में चला गया तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है। अब इसकी थोड़ी सी हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर हम पहले स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें तो वो यूँ लिखा जाएगा K इज इक्वल टू के स्टार इज इक्वल टू ए बी स्टार ओवर ए बी, क्योंकि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है हम यूँ ही लिख सकेंगे, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ से हमने ए बी स्टार यानी एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स की जो कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यू निकाल ली है और ए और बी जो है के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गए। इसके साथ साथ ये इसको हम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी है इक्वेशन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हमें इस बार का ही पता है कि जो प्रोडक्ट है हमारा प्रोडक्ट है वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स के ऊपर, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स, पास्ट रेट भी हम पढ़ा है, इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया, ठीक है। ये जो कांस्टेंट है ना यहाँ पर, इसको हम कहते हैं ये वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है इसकी, और वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा से वो वाइब्रेट करेगा और उतनी ही ज़्यादा उसके टूटने के और प्रोडक्ट में जाने के चांस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर हमें पता है एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू होती है, एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, न्यू क्या है, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है उसकी। इसी तरीके से हमें ये भी पता है कि जो हमारे पास जो एनर्जी जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म में के बी इंटू टी के इक्वल होती है, टी टेम्परेचर है, के बी क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अच्छा, अब हमारे पास जो है ये भी एनर्जी है, दूसरी क्वेश्चन भी एनर्जी है, दोनों को इक्वलाइज किया हमने, यहाँ से वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू निकाल ली। ये जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है के बी टी ओवर एच, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पर वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को के स्टार से शो किया है, तो हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू के स्टार इज इक्वल टू के बी टी ओवर एच, यानी के स्टार इज इक्वल टू के बी टी ओवर एच। यहाँ से हमने जो है ना के स्टार की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है। ये जो वैल्यू हमने के स्टार की फाइंड की है इसको हम पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 है। इस के स्टार की जगह पर हमने के स्टार की वैल्यू पुट करनी है। जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये क्वेश्चन बन जाएगी। अब आपके पास बन गई ये क्वेश्चन आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ के स्टार, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर हम ये कहें कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ए बी स्टार की वैल्यू फाइंड की हुई है, वो ए बी स्टार की वैल्यू भी हम जो है यहाँ पर पुट कर दें, ठीक है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कहें कि हमने इक्वेशन 1 से ठीक है एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स की जो वैल्यू है, ठीक है, वो हमने पुट कर दी, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 बन गई, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ तक ये क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब हमें इस बात का पता है कि हमारा रिएक्शन जो है ये एक बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन था, ठीक है। और बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन वो होता है जिसके अंदर एक वक्त में दो स्पीशीज इन्वॉल्व है। तो अगर हम दोबारा इसको डिस्कस करें कि हमारा रिएक्शन था A + B गिव्स अस प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो इसके लिए सिंपल जो है ना रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट लिख ले तो वो ये बन जाती है। K2 हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, इसलिए इसके लिए कांस्टेंट ये यूज़ कर लिया। यानी जो पीछे हमने रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट निकाला है वो बाई यूजिंग आर्हीनियस इक्वेशन बाई यूजिंग जो है वो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी फाइंड किया, ठीक है। और अब हम ये एक जनरल फार्मूला है किसी रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब इन दोनों क्वेश्चन को क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 जो है, ठीक है, इसको अगर हम देखें दोनों के लेफ्ट साइड इक्वल है, दोनों में डी पे बाई डी टी है, डी पी बाई टी टी जो है इसको हम दोनों इक्वेशन की लेफ्ट साइड इक्वल हो तो राइट साइड भी इक्वल होंगी। हमने जो है यानी K2B वाली जो वैल्यू है इसको इसके इक्वल रख लिया, कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास इक्वेशन बन गई ये, ठीक है जी। तो ये है रेट कांस्टेंट फॉर द बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यहाँ तक हमने ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को यूज़ करते हुए रेट ऑफ बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन जो है वो रेट कांस्टेंट फॉर बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन जो है वो कैलकुलेट कर लिया, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास जो ये रेट कांस्टेंट है इसका रिलेशन गिब्स फ्री एनर्जी से क्या है, इसका रिलेशन एंट्रोपी से क्या है, ठीक है, वो हम फाइंड करना चाह रहे हैं। अच्छा, क्योंकि हम इसमें एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर फ्री एनर्जी फॉर एक्टिवेशन हम इसको लिखेंगे गिब्स फ्री एनर्जी फॉर एक्टिवेशन। आपको इस बात का पता है कि गिब्स फ्री एनर्जी को F से भी शो किया जा सकता है और G से भी शो किया जा सकता है। और एक बड़ा पॉपुलर फार्मूला है जो पीछे हम पढ़ आए हैं, गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू -RT log ऑफ K स्टार, क्योंकि हमारा यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो K स्टार है। अच्छा, अब हमने यहाँ पर जो है ये RT से जो है दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस में आ जाएगा और ये किस में चला जाएगा, ये प्लस में चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमने जो है RT जो है उसको हम इस तरफ लाके डिवाइड करेंगे तो आपके पास डेल्टा ऑफ ओवर RT बन जाएगा। एंटी लॉग लेंगे, जब हम एंटी लॉग लेंगे तो इसका मतलब है दोनों तरफ टेकिंग e टू द पावर, तो जो राइट साइड पे e टू द पावर आएगी वो लॉग से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। आपके पास इस तरफ आ जाएगा K स्टार इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस डेल्टा F ओवर RT। ये जो रिलेशन है ना जी, ये है रिलेशन विद द गिब्स फ्री एनर्जी इसका, ठीक है। इसके साथ साथ जो है अगर हम ये वैल्यू जो हमने
के स्टार की निकाली है, ये हम अपनी उस इक्वेशन में पुट करें, ठीक है, जिसको हम इक्वेशन नंबर 5 कह लेते हैं। ये हमारी जो है ये इक्वेशन नंबर 5 है। अगर इसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में के स्टार की जगह पर, तो हमारे पास ये क्वेश्चन बन जानी है के टू इज इक्वल टू के बी टी ओवर एच। के स्टार की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी ई टू द पावर माइनस डेल्टा एफ स्टार ओवर आर टी। ठीक है जी, ये था रेट कांस्टेंट का रिलेशन विद गिब्स फ्री एनर्जी। मैंने भी आपको बताया है गिब्स फ्री एनर्जी को हम एफ से शो कर दें, जी से शो कर दें, आपकी अपनी मर्जी है। एफ स्टार का मीनिंग है गिब्स फ्री एनर्जी फॉर एक्टिवेशन। ठीक है जी, गिब्स फ्री एनर्जी फॉर एक्टिवेशन हमें पता है एच एंथैल्पी फॉर एक्टिवेशन। ठीक है, और ये है हमारे पास जो है एंट्रोपी फॉर एक्टिवेशन। तो जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस आ जाएगा। अगर हम इसमें चेंज मेजर करना चाह रहे हैं तो हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, डेल्टा एफ, यहाँ पे इसके साथ डेल्टा आ जाएगा, हमारे पास इसके साथ भी डेल्टा आ जाएगा और इसके साथ भी डेल्टा आ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर हम इस केस में चेंज नहीं कर रहे। ठीक है जी, तो अब हम रिलेशन फाइंड करने जा रहे हैं रेट कांस्टेंट का विद एंट्रोपी, ठीक है, एंड विद एंथैल्पी। आगे हमने फाइंड किया था गिब्स फ्री एनर्जी के साथ। अच्छा, हमने डेल्टा एफ की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। अब डेल्टा एफ की वैल्यू जो है जो हमने यहाँ पर फाइंड किया है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसको हम इस डेल्टा एफ की जगह पर पुट करेंगे। जब इस डेल्टा एफ की जगह पुट करेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगी, माइनस अंदर जाएगा, इसके साइंस को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ठीक है जी, और हमारे पास जो है और आर टी जो है वो यहाँ इससे भी डिवाइड हो जाएगा और इससे भी डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास ये जो डेल्टा वाली टर्म है ये प्लस में चली जाएगी और डेल्टा एच वाली क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। दोनों की ई को हमने क्या कर लिया, सेपरेट करके हम यूँ लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये जो इक्वेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 इसको हम कहते हैं ये आयरिंग इक्वेशन है। ठीक है, दिस इज नोन एज द आयरिंग इक्वेशन। और पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज आयरिंग इक्वेशन, एक्सप्लेन। तो आयरिंग इक्वेशन जो है वो हमें एक्सप्लेन करती है रिलेशनशिप of rate constant of bimolecular reaction with entropy and with enthalpy। ठीक है जी, अच्छा अब हमारे पास जो है ये जो इक्वेशन है जिसको हम आयरिंग इक्वेशन कह रहे हैं इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। टेम्परेचर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो गया, ये बन गया टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हर टर्म के साथ लॉग लेना है, नेचुरल लॉग, लॉग ऑफ के टू ओवर टी, लॉग लॉग लॉग। जब चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है तो सेंटर में क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, सेंटर में क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। ये क्वेश्चन हमारे पास बन गई जी। ठीक है, अच्छा ये जो इक्वेशन है ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, जैसे हमारे पास होती है वाई, ये हमारा वाई है जी। ठीक है जी, और यहाँ पर हमारे पास ये जो पोर्शन है टेम्परेचर के अलावा, टेम्परेचर के अलावा जो पोर्शन है ये हमारा एम है, और ये जो 1/t बच गया है हमारे पास, 1 ऊपर है, डेफिनेटली है ऊपर 1 हर सूरत में होगा, और टी ये हमारा x है, और ये सारी की सारी वाली मर्जी है, ये हमारी क्या है, ये कांस्टेंट है जिसको हम c कहते हैं। और याद रखें c क्या होता है, c इज़ द कांस्टेंट। तो अगर हम इसको जो है ना ग्राफिकली जो है वो इसको हम डिस्कस करना चाहें, ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे जब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको ग्राफिकली डिस्कस करें तो ग्राफिकली इसको हम यूँ डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो है जब इसका ग्राफ हम ड्रा किया, वाई एक्सिस पर लेंगे लॉग ऑफ के टू ओवर टी, एक्स एक्सिस पर लेंगे हम यहाँ पर जो है 1/t, 1/t एक्स एक्सिस पर ले लिया। जब ग्राफ है तो ये ग्राफ आ जाएगा। इसकी जो स्लोप है वो स्लोप ये है, यानी माइनस डेल्टा एच ओवर आर, ये हमारी क्या बन जाएगी, स्लोप। तो स्लोप आपके पास आ जाएगी माइनस डेल्टा एच ओवर आर। तो अगर हमने यहाँ से एंथैल्पी की वैल्यू निकालनी है तो हम सिंपली आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा ये जो सी है ये क्या होता है, ये लाइन जहाँ पर वाई एक्सिस को जगह कट कर रही है, वाई एक्सिस को कट कर रही है, वो ये सारा कांस्टेंट सी कहलाता है। इसका मतलब जो है हमारा सी जो है या हमारा जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हमारी, इसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट क्या बन गया, लॉग ऑफ के ओवर बी, के बी ओवर एच प्लस डेल्टा एस स्टार ओवर आर, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास उसका इंटरसेप्ट बन जाएगा। और अगर हम यहाँ से एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू निकालनी है तो हम आसानी से जो है ना वो निकाल सकेंगे कि डेल्टा एस जो है उसको सेपरेट कर लेंगे, बाकी क्वांटिटीज को उस तरफ ले जाएंगे। तो हमने आयरिंग इक्वेशन की मदद से जो एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन उसकी वैल्यू अलग से फाइंड कर ली है, और इसी तरीके से जो है ना हमने एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन से जो उसकी वैल्यू फाइंड कर ली है। ये तो था ये क्वेश्चन। अगर हमें ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज जो है आयरिंग इक्वेशन, एक्सप्लेन और ड्राइव इट,
ठीक है। तो हम ये सारा डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा ग्राफ मैं इसमें थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ, और वो ये है कि अगर हम ग्राफ बनाएं बिटवीन फ्री एनर्जी, ग्रिप फ्री एनर्जी हम ले लें वाई एक्सिस पर, और यहाँ पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स लें, ठीक है। तो डेफिनेटली जैसे भी हमने एनर्जी के केस में डिस्कस किया, ये फ्री एनर्जी है और रिएक्टेंट्स की, ये फ्री एनर्जी है प्रोडक्ट्स की। तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहा है एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनेगा। तो ये एक्टिवेशन है किसकी, फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स है, ठीक है जी। तो सेम उस तरह जिस तरह हमने ये जो पिछला ग्राफ डिस्कस किया है, वहाँ पर हमने सिंपल एनर्जी डिस्कस की है, और यहाँ पर हम गिब्स फ्री एनर्जी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है जी। तो जी ये तो होगी हमारी आयरन इक्वेशन और उसकी डेरिवेशन। अच्छा, अब बात पर ये आ जाता है क्वेश्चन कि कंपैरिजन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी एंड आर्हेनियस थ्योरी, ठीक है। तो बहुत सिंपल है कंपैरिजन। अभी हमने ये जो इक्वेशन फाइंड की है लास्ट, ठीक है जी, जिसमें हमने जो है इक्वेशन नंबर 7 इसको कह लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर हमारी 7 है सपोज, ठीक है जी। इक्वेशन नंबर 7 है। इक्वेशन नंबर 7 जो हमने डिस्कस की है, उसको हम जो है ना वो यूँ लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर ये लिखा गया है, ये देखें, ठीक है। ये जो टर्म है ये लॉग है, ठीक है। लॉग ऑफ जो है वो K2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ KB ओवर H, ये सारी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ हमने ये किया है कि इस इक्वेशन में हमारे पास ये जो T था ना, हमारे पास T जो था, ठीक है, उसको हम उसका लॉग लेके यानी और उसको हम इस तरफ ले आए हैं, तो इधर क्या आ जाएगा, वो माइनस लॉग ऑफ 1/t बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है जी, 1/t बन जाएगा। तो उसके बाद जो है अब इस इक्वेशन को, ये जो हमारे पास बन गई है इस इक्वेशन, ठीक है, इस इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू 1/t, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू 1/t, तो इसमें तो टेम्परेचर का जिक्र ही नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इस टर्म में भी टेम्परेचर नहीं है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये सारी टर्म कांस्टेंट है इसमें, तो ये भी जीरो हो जाएगा। बाकी दो टर्म बच गई, लॉग ऑफ 1/t बच गया और ये टर्म बच गई, ठीक है जी। और आपको इस बात का पता है, लॉग वाली जो टर्म होती है, अगर लॉग ऑफ u हो, इसका अगर आप डेरिवेटिव ले d/du सपोज, ठीक है, तो वो बन जाता है 1/u, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो है u का किरदार कौन अदा कर रहा है, 1/t, तो वो बन जाएगा 1/1/t, ये आपके पास आ गया। और इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, t ऊपर आ जाएगा तो आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी, ठीक है जी। और यहाँ पर आप जब डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो हमारे पास 1/t यहाँ पर मौजूद है, ये 1/t ही है। तो जब डेरिवेटिव लेंगे 1/t का, ठीक है, अगर मैं सपोज जैसे कहता हूँ d 1/t अगर आप लें, ऐसे लें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये 1/t तो मौजूद है यहाँ पर, ये वाला, ये 1/t, तो ये से क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिंपल आपके पास क्या बात जानी है, -ΔH/R, तो ये इक्वेशन आपके पास ये बन जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ से हम ये कह रहे हैं कि हमने एक तो इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, एक तो ये किया। दूसरा, हमने सारी इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई किया, ये r आ गया, यहाँ पर r आ गया, यहाँ पर r से कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वेशन बन गया हमारे पास, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इसमें ये जो साइड है, ये बात याद रखनी है आपने, ये जो वैल्यू होती है पीछे हम पढ़ रहे हैं, ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी EA, जिसका मतलब फिर ये हो गया, ये होगी EA इज इक्वल टू RT प्लस जो है एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। अगर हमने यहाँ से एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन निकाले तो इस तरीके से हम निकाल देंगे। अच्छा, ये जो एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन है, इसकी वैल्यू अगर हम जो है, ठीक है, पुट करें जहाँ से हमने K2 जो है वो निकाला था पीछे, ठीक है, तो अगर हम वहाँ पर ये पीछे अगर आप इक्वेशन देखेंगे, ठीक है, तो जहाँ पर हमने ये K2 की वैल्यू निकाल के रखी हुई है, और वहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू पुट करना चाहें, ये बनती है इक्वेशन नंबर 6, ठीक है जी। इक्वेशन नंबर 6 को मैं थोड़ा सा दिखा भी दूँ अगर आपको, तो ये इक्वेशन नंबर 6 जो है, ये यहाँ पर हम ΔH की वैल्यू पुट कर रहे हैं, जो भी हमने यहाँ पर फाइंड की है, ठीक है जी। इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करें तो हमारे पास, ठीक है जी, तो हमारे पास जो रिलेशन बनता है वो बनता है जी K2 इज इक्वल टू KBT/H, ये वैल्यू जस्ट पुट की है हमने, ठीक है। और हमने RT को इससे भी डिवाइड कर दिया, इससे भी डिवाइड कर दिया, ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये माइनस जब जाएगा तो +1 हो जाएगा, और e की पावर -E/RT बन जाएगा, e की पावर +1 बन जाएगा। वो +1 को हमने क्या कर लिया, ये सेपरेट करके लिख लिया, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम इस इक्वेशन को, जो क्वेश्चन हमारी फाइनल इक्वेशन है ये वाली, अगर इसको हम कंपेयर करें किससे,
आर्हीनियस क्वेश्चन से। आर्हीनियस क्वेश्चन क्या थी, k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। तो गौर करें कि लेफ्ट साइड पे जो है हमारे पास रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट। राइट साइड पे ई टू द पावर ई ए ओवर आर टी है, बिल्कुल है जी, ई ए ओवर आर टी है, यहाँ पर भी है। पीछे बच क्या गया ए, तो यहाँ पर जो ए का किरदार अदा कर रहा है वो ये सारा फैक्टर है, ये सारा फैक्टर यहाँ पर ए का किरदार अदा कर रहा है, जिसमें ई भी शामिल है, ई टू द पावर डेल्टा एस ओवर आर भी शामिल है, के बी टी ओवर एच भी शामिल है। और ये जो ए होता है इसको हम कहते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते हैं। और इसका मतलब है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो है वो हम यहाँ पर फाइंड कर लिया हमने। इस तरीके से हमने प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू भी जो है वो फाइंड कर लिया। और हमें पता है कि ए जो है के कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, ठीक है, और हमारे पास जो है आर कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास जो है अगर डेल्टा एस को भी कांस्टेंट कर लें तो हमारे पास जो है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर किस पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर। तो हम ये कहते हैं कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो ये कंपैरिजन था बिटवीन ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और आर्हीनियस, और इस कंपैरिजन से हमने जो है ना आर्हीनियस फैक्टर निकाल लिया है, और कंपैरिजन से आर्हीनियस फैक्टर निकाल के हमने ये फाइनल कर लिया है कि डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। थैंक यू वेरी मच।